चलिए, सोसाइटी की सीरीज़ में आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। कल हमने आपको पहला लेक्चर कवर कराया था जिसमें हमने बताया था कि सोसाइटी पढ़ने की आवश्यकता क्या है। हमने आपको सिलेबस से अवगत कराया, हमने कुछ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बताए और बताया कि जब हम सब्जेक्ट डिसिप्लिन के तहत चलते हैं, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बनाने की हमें एक स्किल मिलती है। स्ट्रक्चरेशन ऑफ द क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स में क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने के लिए, मेंस में क्वेश्चन को इंटरप्रेट करके आंसर देने के लिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर। फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। उसके लिए हम सब्जेक्ट डिसिप्लिन के तहत जाते हैं ताकि हम वेग ना हो जाएं, चीज़ों को सही टेस्ट लगा के समझ पाएँ। कल के उस इंट्रोडक्टरी लेक्चर के बाद आज हम आगे बढ़ेंगे सिलेबस ओरिएंटेड। मैं क्या करूँगा, जो हर बार करता हूँ, एनसीईआरटी से ही शुरुआत करूँगा। आज 11th क्लास की एनसीईआरटी लेंगे। मैंने लिखा हुआ है 11th एनसीईआरटी। किताब का नाम क्या है? दो किताबें हैं, सोशोलॉजी या सोसाइटी आप कहिए। पहली है इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी, इसको हम पढ़ेंगे। इसका पहला ही चैप्टर है, मैंने लिखा भी हुआ है, चैप्टर 1 सोशोलॉजी एंड सोसाइटी। आज हम इसे पढ़ने जा रहे हैं। बहुत से कंसेप्ट आज सीखेंगे आप, जो मैं अभी नहीं बताऊंगा, बस पढ़ते पढ़ते सीखेंगे। लेक्चर के वाया चलिए समझ आने शुरू हो जाएंगे। क्यों पढ़नी चाहिए सोसाइटी सोशोलॉजी? जब कल सीखा तो मुद्दा ये सामने आता है कि आप इकोलॉजी पढ़ते हैं, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। उसका कारण क्या है कि भाई आप एक बायोलॉजिकल बॉडी की तरह एग्जिस्ट कर रहे हैं। आपका फिजिकल सराउंडिंग आपको ऑल द टाइम इम्पैक्ट कर रहा है। आप हवा लेते हैं, पानी लेते हैं, भोजन वहाँ से प्राप्त होता है, सूर्य का प्रकाश भी वहीं से मिलता है। तो आप तो अपने फिजिकल सराउंडिंग से हर समय प्रभावित हो रहे हैं। आप बदले में उसे प्रभावित भी तो करते हैं। आप कैसे मिट्टी में खुदाई करते हैं, कीड़ों की तरह हाइबरनेशन स्टेज में चले जाते हैं जब चींटियाँ, तो आप मिट्टी को खोदते भी तो हैं, तो फिर इसकी वजह से इरोजन भी तो हो जाता होगा। तो आप पहाड़ों की ढलानों को प्रभावित भी करते हैं। आप आपस में एक दूसरे के साथ भी तो इंटरेक्ट करते हैं। एक कार्निवोरस एक हर्बीवोरस का शिकार कर जाता होगा और एक ओमनीवोरस दोनों को ही खा जाता होगा, है कि नहीं? जैसे कि इंसान, तुम छोड़ते कहाँ हो? तुम एक ही थाली में मटन और मटन के ऊपर वो पत्तियाँ भी तो बिखेरते हो, दोनों खा जाते हो। तो वो हमारा सिस्टम था, इकोलॉजी में हमने पढ़ा था। इकोसिस्टम के तहत हमने देखा कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में और फिर ये अपने फिजिकल सराउंडिंग से इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सोसाइटी, एक ग्रुप के तौर पर अपने एक ह्यूमन बिहेवियर के साथ भी तो एग्जिस्ट कर रहा है ना। इस क्लास का माहौल इस समय में कैसा है, ये इस बात पे भी तो निर्भर करेगा कि मेरा बर्ताव कैसा है, मेरा चरित्र कैसा है, मेरा बिहेवियर कैसा है। अच्छा है तो किसके मुताबिक अच्छा है? अमिताभ बच्चन तो 2-4 दिन पहले इंस्टाग्राम पे ये कह रहे थे, अच्छे ने अच्छा कहा मुझे, बुरे ने बुरा कहा मुझे, जिसको जैसा लगा उसने वैसा कहा मुझे। लेकिन शायद समाज ऐसे नहीं चल सकता। अच्छा काम करेंगे तो अच्छा ही कहेंगे। लेकिन ये अच्छा काम किसने डिसाइड किया? क्या है अच्छा काम? ये किसी ने तय तो किया होगा। क्या है बुरा काम? ये भी किसी ने तय किया होगा। किन मुद्दों के आधार पर चीज़ें अच्छी होती हैं, बुरी होती हैं, ये समझना जरूरी। क्या जो अच्छी है वो हमेशा अच्छी रहेगी या एक समय में रिडंडेंट हो जाएगी, बुरी हो जाएगी, ये भी समझना जरूरी है। इन्हीं सब की कहानी आज हमें समझनी है इन क्वेश्चनों के माध्यम से। हम ह्यूमन सोसाइटी का आपस में कैसे इंटरेक्शन है और इंडिविजुअल का उस सोसाइटी पे प्रभाव क्या है, सोसाइटी का इंडिविजुअल पे प्रभाव क्या है, इन दोनों को समझेंगे। तो इस तरह से जो वो एक इकोलॉजी थी, ये एक सोशोलॉजी है और बहुत से पहलू आपको समझ आएंगे। रोज़ की जो समस्याएं आपके जीवन में हैं, हो सकता है वो समाज के मुद्दे हो, आपकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम सोशल इश्यूज़ हैं। हम उन दोनों को जोड़ करके पढ़ेंगे। यही आज के टॉपिक का, आज के सब्जेक्ट का, इस सिलेबस का एक पर्पज़ है। ओके, रुकिए। इसकी शुरुआत कुछ सवालों से करते हैं, कुछ क्वेश्चन से करते हैं। जैसा एनसीईआरटी का अंदाज़ रहता है, सवालों में आपको ज़िंदगी सिखा देते हैं। जैसे अंग्रेज खेल खेल में भारत जीत गए थे, वैसे एनसीईआरटी रहती है। इंट्रोडक्शन है हमारा पहला टॉपिक। सोशोलॉजी एंड सोसाइटी के चैप्टर में पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में कुछ प्रश्न हैं, कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे करूंगा, जो कि आपको रोज़ मिलते हैं सुझाव के तौर पे। आपको कई सजेशंस मिलते रहते हैं, इनसे समझाता हूँ कि कैसे सोसाइटी और इंडिविजुअल आपस में इंटरेक्ट करते हैं। पहला सजेशन है, क्या सजेशन मिला है आपको? स्टडी हार्ड एंड यू विल डू वेल इन लाइफ। आपको कहा गया है अच्छा पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, आप जीवन में बहुत बेहतर करोगे। ऐसा कहते हैं ना सारे, ये तो रोज़ ही कहते हैं ना। पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब।
लेकिन अब शायद ऐसा नहीं है, गोल्ड मेडल मिलते हैं, हम खेल में भी आगे जाते हैं। वो एक समय की सोच थी। तो देखो वो उस समय का समाज था, तो उस समाज के द्वारा ये लाइंस के वाया उस इंडिविजुअल पे क्या प्रभाव डाला? पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। तो नवाब तो सारे बनना चाहते हैं, तो वो पढ़ने लिखने लगा। फिर एक नया समाज बना, समाज बदला तो लाइनें बदली। एक समाज ऐसा भी हो सकता है, पढ़ोगे लिखोगे होगे बर्बाद, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, तो वे सब खेलने लग जाए। तो आपकी खुद की चॉइसेस क्या खुद की हैं? आपके खुद के निर्णय क्या केवल खुद के हैं, या वो समाज से प्रभावित हैं? और समाज के निर्णयों को भी तो प्रभावित किया ना एक इंडिविजुअल ने। अब वो गोल्ड लेके आए हैं, अब हर स्कूल हर कॉलेज में जेवलिन की प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। आज कितने युवा इस बात को लेकर के प्रेरित होंगे कि मुझे जेवलिन में जाना है। एक इंडिविजुअल ने सोसाइटी को प्रभावित कर दिया। लाइकवाइज एक सोसाइटी इंडिविजुअल को भी प्रभावित करती है उसके फैसले लेने में। ये बड़ी चीज़ है। सोसाइटी ने प्रभावित किया होगा कि बेटा कुछ बनो, पहले करियर बनाओ, शादी भी करनी है, तो उन्होंने पहले फ़ौज ज्वाइन कर ली। फ़ौज ज्वाइन करके फ़ौज के द्वारा समर्थित होकर के उन गेम्स में पार्टिसिपेट होते 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 यहाँ तक पहुँचे। 2018 में अर्जुन अवार्ड भी मिला था और आज ओलंपिक्स जीता। तो एक प्रभाव समाज का था, एक उनका प्रभाव समाज पे है। तो इसे पढ़ना नहीं चाहिए क्या? इससे चीज़ें बदल तो रही हैं ना। तो वही यहाँ पर पढ़ना रहता। तो पहला सुझाव आपको यहाँ दिया गया कि वही डट करके पढ़ो, बहुत बेहतर करोगे जीवन में। पहला सवाल। अगले सवाल में पहले सवाल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अगला सवाल देखो, सजेशन ये है, इफ़ यू डू दिस सब्जेक्ट और सेट ऑफ सब्जेक्ट्स यू विल हैव अ बेटर चांस ऑफ गेटिंग अ गुड जॉब इन द फ्यूचर। मतलब सिर्फ डट के पढ़ने से बात नहीं बनेगी, शायद कोई ख़ास तरह के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे फिर बात बनेगी। सिर्फ डट के पढ़ने से बात नहीं बनेगी, कुछ ख़ास तरह के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे तो बात बनेगी। इसका और इंटरप्रिटेशन मैं अभी आगे करूँगा। आगे, एज अ बॉय दिस डज नॉट सीम अ करेक्ट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, और एज अ गर्ल डू यू थिंक योर चॉइस ऑफ सब्जेक्ट इज़ अ प्रैक्टिकल वन। तो शायद कहानी यही नहीं है कि डट के पढ़ो तो जीवन बेहतर हो जाएगा। कहानी यही नहीं है कि डट के पढ़ो, कहानी ये भी कि कुछ खास सब्जेक्ट हैं वो पढ़ो तो बेड़ा पार हो। अच्छा, उसमें भी ये है कि भाई लड़के हो तो कोई सब्जेक्ट, लड़की हो तो शायद ये सब्जेक्ट। तो कहानी सिर्फ डट के पढ़ने पे तो ख़त्म नहीं होगी। डट के कौन पढ़ रहा है ये भी देखना पड़ेगा, लड़की की लड़का, ये भी महत्वपूर्ण चीज़ थी। अगला सजेशन, योर फैमिली नीड्स you to get a job soon, so why choose a profession that will take a very long time। हमारी क्लास में तो ये चर्चा बनी रहती है। मतलब सिर्फ डट के पढ़ने से जीवन बेहतर नहीं होगा, कुछ खास सब्जेक्ट लेकर के भी पढ़ने से शायद मामला ना बने। ख्याल रखना पड़ेगा लड़कियों की लड़का। फिर बात यहीं नहीं रुक जाती है कि अगर ये तीनों सवालों के जवाब मिल भी जाएं, चौथी चीज़ भी आती है कि भाई परिवार क्या चाहता है। सब्जेक्ट का सिलेक्शन किस हिसाब से किया है, कौन से सब्जेक्ट में? भाई पीएचडी में चले गए हैं या फिर फटाफट ग्रेजुएशन करके बैंक की नौकरी में चले गए? तो तुम अकेले यहाँ पे निर्णय नहीं ले रहे हो, फैमिली भी इम्पोर्टेंट है। अगला, अब इससे भी आगे चला गया वो, यू विल जॉइन योर फैमिली बिजनेस, सो वाई डू यू विश टू डू दिस सब्जेक्ट। कहानी और बदल गई, चीज़ें कम्प्लेक्स हो गई। यानी कि यहाँ से पता लगता है कि तुम्हारी कोई सोशल बैकग्राउंड है। हो सकता है तुम्हारी कोई मार्केटिंग कंपनी हो, कोई फैशन प्रोडक्ट्स की कंपनी हो सकता है तुम रेस्टोरेंट बिजनेस में हो, और पर तुम बेटा साइकोलॉजी रहे हो। तो तुमको वो समझा रहा है कि भाई तुमको तो यार होटल बिजनेस में जाना था, रेस्टोरेंट में जाना था, तुम क्या साइकोलॉजी क्यों पढ़ रहे हो। तो मतलब तुम्हारी सोशल बैकग्राउंड भी डिटरमिन करेगी कि तुम्हारा आउटकम क्या आना चाहिए। तो क्या बताते हैं ये सजेशन ये बताते हैं कि सिंपली तुम्हारे द्वारा की गई मेहनत ही तुम्हारे आउटकम को डिटर्मिन नहीं करते, जो आउटकम आएगा उसे डिफाइन नहीं करते। ओनली हार्डवर्क इज नॉट द डिटर्मिनिंग फैक्टर फॉर द आउटकम। आई बात समझ में? तो फिर क्या हैं चीज़ें? पहले एस्पेक्ट में इंडिविजुअल एफर्ट्स को महत्व दिया गया है।
ये पहला सजेशन इंडिविजुअल एफर्ट को रिकॉग्नाइज करता है, बिल्कुल इसमें कुछ और इन्वॉल्व नहीं है। आप मेहनत करिए, आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। आपने सोचा मामला यहाँ अंत हो गया, आपने ऐसा करना शुरू कर दिया लाइफ में, लेकिन फिर वो रिज़ल्ट डिटर्मिन्ड नहीं आए, आप डिप्रेशन में गए और फिर ले जाना पड़ा मुझे आपको डॉक्टर के पास। अच्छा सोशियोलॉजी पढ़ ली होती तो शायद वो डिप्रेशन ना आता, बच जाते, क्योंकि तुम ऐसे ही करते हो ना, यही होता है ना हिंदी फिल्मों में। समुद्र की लहरें ऊंची ऊंची उठ रही हैं, मरीन ड्राइव पे वो गुस्से में है ना से, और मंदिर के बाहर नहीं जा रहा है, भगवान से नाराज़ है कि मैंने क्या नहीं किया और मुझे कुछ भी नहीं मिला, सीधी दुश्मनी भगवान से। अब भगवान उसे कैसे कहें कि बेटे मैंने तो एक सब्जेक्ट बनाया था सोशियोलॉजी, तूने पढ़ा ही नहीं। तुझे पता लग जाता कि तेरे खाली हार्डवर्क का ही तेरे हार्डवर्क से ही तेरा आउटकम लाइफ का डिटरमिन नहीं होगा बेटे, और भी बड़े हैं यहाँ पर खेल झमेले। लेकिन ऐसे में उसके कंधे पे एक हाथ भी आता है, क्योंकि उधर से कोई और भी परेशान चला आ रहा है उसी समुद्र की। क्या हुआ तुम्हें? मैं मर जाना चाहता हूँ। समझा रहे नहीं, ज़िंदगी जीने का नाम है, चलो चले मिलके। तो चीची चीची उंगलियां पकड़ के चल पड़ते हैं दोनों। तो फिर वो जो है वो बताते हैं कि भाई देखो अगले भी 4 सजेशन तुमने समझे नहीं, अरे हरप्रीत सर का लेक्चर ही लगा लेते तो तुम समुद्र किनारे ना घूम रहे होते। तो अगला सजेशन है कि तुमने जब हार्डवर्क किया था, तुमने इस बात का ख्याल रखा था कि भाई जो जॉब मार्केट है वो जॉब मार्केट क्या बोल रही है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब्स हैं कि हार्डवेयर में जॉब्स हैं कि ऑटोमोबाइल में जॉब्स हैं कि एग्रीकल्चर में। बेटे क्या पढ़ क्या रहे थे तुम? तो वो बता रहा है कि मैं तो नॉवल पढ़ रहा था, मैं इंग्लिश लिटरेचर मैंने जम के की है पूरी। तो वो फिर उसे समझाती है कि बेटे तुमने इंग्लिश लिटरेचर कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो जिस समाज में तुम इस समय जिस सेटिंग में बैठे हुए हो, ये पूरे धमाके से इस समय ऑटोमोबाइल सेक्टर है। अगर तुमने किसी तरह से थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पढ़ लिए होते तो शायद तुमको रोज़गार मिल गया होता। तो वो ये कह रहा है अच्छा मतलब मेरे खाली मेहनत करने से बात नहीं बनेगी, आउटकम वो नहीं आएगा। कहते नहीं, थोड़ा देखना पड़ेगा कि जॉब मार्केट क्या कह रही है, थोड़ा जॉब मार्केट की बात करेंगे। कहता अच्छा ओके दैट वाज माय फॉल्ट, चलो कोई नहीं, आगे ITI का डिप्लोमा कर लेंगे, वोकेशनल कोर्स कर लेंगे कोई। इतने पे भी वो खुश हो गया। कहते नहीं यार यही तू गलतियां करता है। अगला क्वेश्चन भी देख, एज अ बॉय दिस डज नॉट सीम अ करेक्ट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट। वही वाली कि भाई तुमको, लड़कों को अक्सर कहा जाता है ना कि यार तुम टीचर लगोगे, यार ऐसे प्रेजुडिस है ना समाज में, यार अब तुम टीचर, यार क्या ढूंढ लिया टीचर आदमी। मैं टीचरों की बेहद भी नहीं कर रहा, मैं खुद ही टीचर हूँ। मुद्दा ये है कि एक सिस्टम है, जैसे अमूमन लड़कियों को पूछ नहीं जाता क्या पढ़ो, लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, ये लिटरेचर वो लिटरेचर, और लड़कों को, और आज दिन तक बीटेक में ये बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा हुमा के कहते हैं मैकेनिकल वाले, सर हमारे ब्रांच में तो लड़कियाँ नहीं होती जी। तो मैकेनिकल की डिग्री में लड़की है कि नहीं है ये तय हो रहा है। तो डोमिनेंस किनका है? लड़कों का। रोज़ दिहाड़ी तुम इन चीज़ों का एक्सपीरियंस कर रहे हो, बस एक्नॉलेज नहीं कर रहे। तो शायद यहाँ से ये फैक्टर क्लियर होता है कि सिर्फ हार्डवर्क से आउटकम नहीं, जॉब मार्केट के अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट पढ़ के भी आउटकम नहीं, ये भी डिपेंड करता है कि भाई जेंडर क्या है तुम्हारा। मान ली बात की भाई ऑटोमोबाइल सेक्टर में नौकरियां हैं, मान ली वहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कॉलेज भी है, बट तुम हो तो लड़की ना। और लड़कियों को कहा जाता है कहाँ मशीनों में घुसोगी बेटा, कहाँ गाड़ियों के नीचे घुस के ऑटोमोबाइल उसका मोबिल ऑयल निकाल करके उसकी सर्विस करोगी, मुंह तवज्जो काली हो जाएगी, कल को लड़का कहाँ से मिलेगा। ये बातें होती हैं ना। तुम बेटा ऐसे काम नहीं, तुम पता करो उस कंपनी में कोई डाटा इंटरप्रिटेशन को मार्केटिंग कोई है, कुछ कंप्यूटर की है कोई जॉब, तो फिर वो कहते हैं हाँ अम्मा उसमें एक है जॉब, जैसे कि हमें क्लाइंट्स मैनेज करने हैं कि जिनको हमारी कंपनी जो सर्विसेज देती है तो उनकी ट्रबल शूटिंग, तो आई हैव टू मैनेज द क्लाइंट्स। तो मैं उसमें ही जा रही हूँ, लेकिन मैं उसमें मतलब जा रही हूँ कंप्यूटर में। और ये हम बताने में संकोच भी नहीं करते, हम बड़ा हुब के बताते हैं कि आई एम इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बट आई एम इन सॉफ्टवेयर सेक्टर, आई एम नॉट इन दैट, आई एम इन बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ओके, आई एम इन BPO। तो जब BPO सेक्टर आया था तो सबसे अधिक रोजगार किनको मिला था? दिल्ली, बॉम्बे, लड़कियों को। उनके लिए तो रेवोल्यूशनरी हो गया था। घर वालों ने कहा कि भाई आत्मनिर्भर होकर तैयारियां कर लो कंपटीशन की। उन्होंने कहा हाँ हम कॉल सेंटर में जॉब कर लेंगे, साथ में अपनी लाइफ मैनेज कर लेंगे, बढ़िया होगा।
तो जेंडर भी बड़ी चीज़ है। आई बात समझ में? अच्छा, वो बात अलग है कि सलून लड़कों के ही होते हैं, ये बात अलग है, होते हैं, काफ़ी हैं, मशहूर हैं, लेकिन जब प्रोफेशनली ब्यूटी फैशन इनके कोर्स करने आएंगे तो फिर लड़के संकोच करते हैं बताने में। जैसे हो सकता है अभिजीत ही संकोच करें कि क्या कोर्स कर रहे हो, ब्यूटी डिज़ाइनर। गांव वाले ही नहीं जान छोड़ेंगे, लड़के साथ वाले, अच्छा बेटा अब ब्यूटी तैयार करेगा तुम्हें, जेंडर हो गया ना। तो ये हमारा जेंडर बहुत बड़ी चीज़ है जो ये डिटरमिन करता है कि हमें किन सब्जेक्ट के थ्रू जाना चाहिए। अक्सर आप देखेंगे बचपन से ही तय करने जाते लड़कियों को कि तुम बीकॉम कर लो बेटा, फिर एमकॉम कर लेना, फिर यूजीसी नेट करके तुम अपना लेक्चरर लग जाना, बहुत अच्छी फील्ड है। या फिर तुम बेटा पंजाब लेवल, स्टेट के लेवल का एग्ज़ाम देखो, कहाँ ऑल इंडिया लेवल पे कहाँ जाती रहोगी, ये दूसरी बड़ी बात है। लेकिन दूसरी तरफ लड़कों के विषय में क्या कहा जाएगा, बेटा सेना में जाओ, देश का नाम, परिवार का नाम रोशन करो, तो सेना में जाते हैं ना, भर्ती करेंगे। सो द थिंग इज़ कि आपके द्वारा डट के किया गया काम एक तरफ है, जॉब मार्केट की रिक्वायरमेंट एक तरफ है, आपका जेंडर भी महत्वपूर्ण है कि आपका आउटकम क्या आने वाला है। समझ आई बात? चौथी चीज़, आपने सोचा जेंडर से बात बन जाएगी, योर फैमिली नीड्स यू टू गेट अ जॉब सून, सो व्हाई चूज अ प्रोफेशन दैट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। हमने प्रोफेशन चूज किया हुआ है कौन सा, कि हम लोगों को लाइफ स्किल्स सिखाते हैं, है ना, लव यू जिंदगी, शाहरुख खान। अब कब आके कोई डिप्रेशन में आएगा, कब मेरे पास आएगा, कब मैं उसकी जीवन सुधारूंगा तो वो मेरी एडवर्टाइजमेंट करेगा, पता कोई नहीं। लेकिन मुझे ये करना है, आई वॉन्ट दिस, मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट है। या मान लीजिए होटल मैनेजमेंट, या मान लीजिए वकालत, बहुत लंबे समय लगेगा वकालत में मैं हूँ अगर, जैसे कि जैसे अंग्रेजी में लॉ कहते हैं, अगर मैं उस फील्ड में, तो पहले तो बहुत लंबे समय तक एक वकील के साथ। लेकिन मेरा परिवार क्या चाहता है कि मैं फटाफट कमाऊँ, फटाफट सेटल हो जाऊँ। अमूमन लड़कियों से ये बातें कह दी जाती हैं, बेटा 21 में ठीक है हमको तुम्हारी शादी करनी है, लास्ट बेटा तुम्हारा 24 है, उसके अब हमको जाना नहीं, तुम देख लेना कैसे करना है। और लड़कों को कह दिया जाता है बेटा 26 तुम्हारा लास्ट है, 27 फाइनल, तब तक तुम्हें जो करना है तुम कर लो। ये कंपल्शन है ना। फिर कई बार आर्थिक परिस्थितियां भी कहती हैं कि बेटा तुम कौन सी लाइन में पढ़े हुए हो, पहले बेटा क्लैरिकल कर लो, IAS की तैयारी साथ साथ ले लेना, क्लैरिकल कर लो, कुछ 18-22 हज़ार जेब में आने लगेगा, करते करते PO हो जाना, करते करते IAS बन जाना बेटा। लेकिन अपना करो कुछ, थोड़ा घर में दो, थोड़ा शादी करो, थोड़ा बच्चे बच्चे बनाओ, देश में भी योगदान दो। ये रोज़ दिहाड़ी चलता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट कई फैसले लेते हैं, लेकिन अंततः फैसले बदलते भी हैं ना, ये कह करके कि अब फैमिली का काफ़ी प्रेशर है, वो कह रहे हैं अब थोड़ा अर्निंग करो, थोड़ा पार्ट टाइम करो, थोड़ा ये करो, थोड़ा वो करो, है कि नहीं। जैसे आप मान लीजिए पेंटिंग में ही है, तो पेंटर के तौर पर विकसित होना तो बहुत लंबा समय लगता है, कई वर्कशॉप्स, कई स्किल्स, कई समय लगते हैं, फिर आप जा करके उभर करके आते हैं। तो वो आपको कहते हैं कि तुरंत कमाओ, आपका डट के किया गया काम, आपका जॉब मार्केट को ध्यान में रख के लिए गए सब्जेक्ट्स, आपका जेंडर, ये तीनों भी सेटिस्फाई कर दो तो चौथी परिस्थिति अब सामने खड़ी है कि बेटा जल्दी नौकरी, तुम जिस सब्जेक्ट में हो वो उसमें समय लगेगा भी, हम उसको टॉलरेट नहीं कर सकते, तो उसको तुम चेंज करो और आगे यू विल जॉइन योर फैमिली बिजनेस। सो व्हाई डू यू विश टू डू दिस सब्जेक्ट। जब तुम्हें आना ही फार्मिंग में है, 150-200 एकड़ तुम्हारी ज़मीन है, कहाँ तुम IAS की तैयारी कर रहे हो। कई बार घर वाले भी कह देते हैं कि अपनी खेती है, अपना सब है, अपने शेलर हैं, अपने स्टोर हाउस हैं, संभालो बेटा। तो वहाँ पे बच्चा भी कह देता है कि एक बार मुझे फाइट देनी है, एक बार मुझे आई हैव टू कम्पीट वेरी टफ वन टाइम, फिर तो है ही अपना, मैं तो आ ही जाऊँगा। या फिर अपनी फैक्ट्रियाँ हैं, काम धंधे हैं, या छोड़ दो सब कुछ, कईयों की अपनी दुकान ही होती है, कहते बेटे जब बैठा ही गले पे है, तू कौन से ड्रामे लगा के बैठा हुआ बेटा, क्यों पैसे हमारे बर्बाद कर रहा है, टॉफ़ियाँ बेच बेच के 25-25 पैसे बचा के हम तेरी डिग्रियाँ करा रहे हैं और तू मज़े ले रहा है। जब तुझे आना ही इस गले पे है तो इधर ध्यान दे, इसको और इम्प्रूव कर। तो बहुत से बच्चे ये भी हैं जिन्होंने अपनी करियर्स को इस लास्ट लाइन की वजह से अपने उसी परिवार के बिजनेस में लगा लिया, लेकिन अब उनका पैशन भी है तो उसको काफ़ी मॉडिफाई करना चाहते हैं। जैसे कांच वाँच लगा करके उस किराने की दुकान को थोड़ा ऑटोमेटिक सा बना देंगे कि ऊपर स्लाइडिंग डोर लगा दिया, कस्टमर आए खुद खोले, कस्टमर आए बंद, AC लगा दिया, कंपार्टमेंट अच्छे कर दिए, 2 छोटू रख लिए, बात बढ़िया।
तो अब वो वैसे दुकान नहीं चला रहा, लेकिन चला दुकान ही रहा है। और जब पूछो तो क्या है, बीटेक। हैरानी नहीं होती कई बार सुन के, बीटेक वाला आदमी। यहाँ मकसूदा सब्जी मंडी है, फल मंडी भी है। जब फल मंडी शुरू होगी तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे फल वाले पे जाना। दीपक, लड़के का नाम दीपक है, बीटेक क्वालिफाइड है, लेकिन फल की दुकान पे, क्योंकि कमाई बड़ी फल की दुकान से। एक तो कमाई बड़ी है, और दूसरा परिवार ये कहता है कि हमसे हो नहीं रहा, दुकान सेटअप है, तू यहाँ बैठ चुप करके, कहाँ 15,000 के लिए दौड़ा फिरता रहता है। दैट इज अ सिस्टम। तो वो पांचवी चीज ने उसके जीवन के आउटकम को डिसाइड किया हुआ है। डट के पढ़ा भी होगा, जेंडर वाइज बीटेक भी कर ली, कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट भी बीटेक उठाई, सबको पता बीटेक बीटेक चल रहा है, सारा कुछ कर लिया। 4 साल में बीटेक होके प्लेसमेंट भी ले लिया, 18-22 लग भी गई, कहीं भोपाल की तरफ लगी थी। या पांचवी वाली ने उसको खींच लिया। तो पांचवें तक भी आके तुम देखो बदल गए, आउटकम तुम्हारे इच्छा के मुताबिक नहीं है। तो यहाँ से ये नहीं दिख रहा है कि सिर्फ इंडिविजुअल एफर्ट्स ही उसकी जीवन के आउटकम्स को तय नहीं करते। बहुत से इनबिल्ट फैक्टर हैं जो प्रभावित कर रहे हैं, जैसे कि इंडिविजुअल एफर्ट्स के साथ साथ जॉब मार्केट रिक्वायरमेंट के साथ साथ जेंडर के साथ साथ आपकी इकोनॉमिक बैकग्राउंड के साथ साथ आपकी सोशल बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें आपको प्रभावित कर रही हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो योर सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड, द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ दैट कंट्री, दैट इज़ द जॉब मार्केट सिस्टम ऑफ दैट कंट्री, योर इंडिविजुअल एफर्ट्स एंड योर जेंडर कैरेक्टर, इट इज़ समवेयर रेलेवेंट कि आज आप 30, 40 या 50 में जो खड़े हैं, आप इनसे प्रभावित खड़े हैं। तो इनको पढ़ना होता है, इनको समझना होता है। एक इंडिविजुअल इस तरह से इन फैक्टर से प्रभावित हो रहा है, और एक इंडिविजुअल इन फैक्टर्स को प्रभावित भी कर रहा है। वो इनसे प्रभावित भी हो रहा है, वो इनमें प्रभावित भी कर रहा है। क्योंकि माना कि वो गल्ले पे बैठा है राशन की दुकान पे, कर तो ली ना उसने बीटेक, अंततः बीटेक कर तो ली ना। जैसे भी कर करा करके बीटेक करके बीटेक की डिग्री को अपन सपोर्ट तो कर रहे हैं ना, कॉलेजेस तो खोल रहे हैं ना, फिर वो +1 +2 को तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटर सर्वाइव तो कर रहे हैं ना, फिर वो एक माहौल तो बन रहा है ना। अब इस माहौल का एक असर ये भी है कि कोई जेन्युइनली ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट परस्यू करना चाहता है, लेकिन माहौल सारे क्षेत्र का बना हुआ है बीटेक, और जो घर वाले हैं वो सम्मान के साथ ये बता भी नहीं पा रहे कि बच्चा हमारा बीए कर रहा है, क्योंकि उस महफिल में 6 परिवार और भी हैं, वो कह रहे हैं हमारा बेटा तो बीटेक कर रहा है। ऐसे में 7वां परिवार खुल के नहीं बता पा रहा है बीए। तो ये समाज के ही द्वारा एक प्रेजुडिस अटैच कर दिया गया एक डिग्री के साथ कि आप उसे खुल कर नहीं बता पा रहे, जबकि आप वो कर रहे हो। तो देखो आप समाज से कितना प्रभावित हो, लेकिन समाज को भी आपने प्रभावित किया। तो इन चीज़ों से ऐसा नहीं है कि जैसे जीवन ही निर्धारित हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप IAS की तैयारी करना चाहते हैं और +1 +2 से ही आप ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट लेके परस्यू करना चाहते हैं, लेकिन अंततः ये सुनने में आएगा आपके मुंह से कि उस समय मैं कर नहीं पाएगा, मम्मा पापा माने नहीं। क्यों नहीं माने? एक्चुअली माहौल ऐसा था सोसाइटी का कि सबको लगता था कि आप साइंस करो एटलीस्ट, फिर कुछ नहीं तो बीकॉम तो करो एटलीस्ट, कि आपको कल को कोई अल्टरनेटिव करियर मिल जाए। इस वजह से मैं इंटरेस्ट होते हुए भी मेरा इन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट था, तो बहुत लोगों के मुंह से सुनने को मिलता कि मेरा इन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट था, फिर मेरी तैयारी में सपोर्ट भी करता, लेकिन मैंने करा नहीं क्योंकि फैमिली ये चाहती थी। ये तो तुम रोज़ ही बोल। ऐसे में तुम्हारा पूरा का पूरा करियर का आउटकम जो है वो डिफरेंट निकला। और आज तुम और फैमिली दोनों बैठ के बातें कर रहे हो कि बेटा तुम थोड़ा जिद के साथ ही कह देते, तुम्हारी बचपन से कौन सी जिदें नहीं पुगाई थी, तुमने दांत सड़ाए, हमने आइसक्रीम में फिर भी खिलाई बेटा। तुम जिद के साथ कह देते कि तुमको करनी है, तुम करा देते, हमने कौन सा जिद की थी। और आप उन्हें कहते हो कि मैंने भी तो आपकी कभी कोई बात टाली नहीं है, ऑलमोस्ट मानी है सारी, आपने कहा तो मैंने कर लिया। दोनों बैठे हुए हैं, दोनों एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं कि हमारे साथ हुआ क्या। तीसरे ने आके बताया सोशियोलॉजी हो गई, तुम्हारे साथ जो हुई वो सोशियोलॉजी थी। थोड़ा तुम समाज से प्रभावित हुए, थोड़ा तुमने समाज को प्रभावित किया, क्योंकि तुम जब समाज से प्रभावित हो रहे हो, ये लाइन जो बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना, अब तुम जब समाज से प्रभावित हो रहे हो तो तुम एक तरह से समाज को इस दिशा में प्रभावित कर रहे हो ना कि समाज आगे भी औरों को प्रभावित करता रहे।
बात को समझो। तुम जब समाज से प्रभावित हो रहे हो तो तुम समाज को ये लेजिटिमाइजेशन दे रहे हो, अथॉरिटी दे रहे हो कि हाँ 4 घर में और जाके प्रभावित करो, तो वो निकल पड़ते हैं मोर्चा लेके प्रभावित करने। ये देखो उनके पेरेंट्स को समझाया, वो तो सही रास्ते पे आ गए हैं, अब तुम भी आ जाओ। फिर बाद में मत बताना कि हिस्ट्री ज्योग्राफी करके कटोरा लेके घूम रहे हो, फिर मत बताना मुझे। समझ आई ना बात? ये तो एंड में जब बाकी और कुछ करके कटोरे हाथ में आएंगे तब समझ में आएंगे कि समाज की ना सुनी होती, समझो। लेकिन फिर जब ये समझा रहे होंगे अपने से पीछे वालों को, तो पीछे वाले इनसे पूछेंगे खुद तो बीटेक कर ली, खुद तो बीटेक कर ली, अब हमें ये कराना चाहते हो? उदाहरण दो कौन सफल हुआ? तो ये एक पेरेनियल सिस्टम इस्टेब्लिश होता है जिसके तहत आपकी आउटकम्स डिसाइड होती है। यहाँ पर पॉलिसी मेकर्स को, सोसाइटी को बहुत डीप इनसाइट के साथ, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेते हुए, कंसर्टेड एफर्ट्स के साथ डिसाइड करना पड़ता है कि किस तरह से हमने आउटकम्स को कंडीशन करना है। तो कितना ज़रूरी है इसे पढ़ना? टैबूज़ को ब्रेक करना पड़ता है, नोशंस को करेक्ट करना पड़ता है, बैलेंस अप्रोच डेवलप करनी पड़ती है। और अगर कोई फील्ड किसी नेगेटिव फैक्टर की वजह से रिडंडेंट सी लगती है तो उन सब्जेक्ट्स के विषय में और क्या क्या नई तकनीक के माध्यम से संभावनाएं बन सकती हैं, लगातार लोगों में प्रचारित करनी पड़ती हैं, ताकि बच्चे समझ पाएँ कि ज्योग्राफी के कितने मल्टी फेसेटेड करियर ऑप्शन हैं जो कुछ ही लोगों तक सीमित थे, क्योंकि उन्हें पता था तो वो उन्हें ग्रैब कर गए, हम नहीं कर पा रहे, इसलिए हमारे लिए वो यूज़लेस है। बीटेक करके हम कितना कुछ कर सकते थे, लेकिन हमने खुद को सीमित किया कि शायद बीटेक मतलब कि इंजीनियरिंग की फील्ड मैंने फैक्ट्री सेटिंग नहीं, इसका मतलब अ रीजन, अ लॉजिकल, अ रैशनल पर्सन जो साइंस से विचार करता है। अब चाहे वो चाय की दुकान भी चला रहा है तो दी बेस्ट होगी। हम उसे ये कॉन्फिडेंस नहीं दे पाते क्योंकि हमारी कंट्री लेवल वो कंसेंसस, वो डिस्कशन का माहौल बन नहीं पाता, क्योंकि हम उसे विचार नहीं कर रहे होते कि असल में ह्यूमन सोसाइटी कैसे चल रही है, कैसे इंडिविजुअल सोसाइटी को और कैसे सोसाइटी इंडिविजुअल को प्रभावित कर रहा है। आई बात समझ में? ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पर कुछ शब्द निकल करके आ रहे थे कि आप ऐसा करेंगे तो ये जॉब मिल जाएगी, ऐसा करेंगे तो वो जॉब मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर एक लाइन लिखी गई थी कि इफ़ यू डू दिस सब्जेक्ट और सेट ऑफ सब्जेक्ट्स यू विल हैव अ बेटर चांस ऑफ गेटिंग अ गुड जॉब। तो ये जितने फैक्टर बताए मैंने एक इंडिविजुअल की आउटकम को डिटरमिन करने वाले, इसके अलावा और भी फैक्टर हैं। जैसे एक नया फैक्टर, देर आर गुड, देर आर मॉडरेट, देर आर बैड जॉब, इन्फीरियर जॉब, है ना। गुड जॉब है तो इसका नेगेटिव ऑपोजिट तो बैड ही बनेगा। अगर सुपीरियर जॉब होती तो मैं इन्फीरियर कहता। अच्छा बट लेकिन मुझे समझ नहीं आता बैड जॉब कौन सी है कि नहीं। अगर बैड है तो फिर जॉब का आएगी, मुद्दा यही है। तो वो कह रहे हैं कि गुड जॉब मिलेगी। अब अगले सोसाइटल फैक्टर शुरू हो गए। हु डिसाइड्स व्हाट इज़ अ गुड जॉब? हु विल डिसाइड? एक और सवाल खड़ा हो गया, किनके बीच हो आप? गुड जॉब माने किसके लिए गुड जॉब, किस सोसाइटी के अंदर वो गुड जॉब, किस कल्चर के मुताबिक वो गुड जॉब, ये तय करना पड़ेगा ना। तो गुड जॉब वर्ड भी सोसाइटी टू सोसाइटी, फैमिली टू फैमिली, कल्चर टू कल्चर, नेशन टू नेशन बदलता है। हर गुड जॉब एवरीवेयर गुड नहीं है, समझ आई? इसलिए तो समस्या थी कि बचपन से अब तक हर समाज में समझाया जा रहा है कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। ये भी लाइन प्रमोट की गई ताकि आप कामकाजी बने कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। आई बात समझ में? बट गुड जॉब भी तो यूनिवर्सल गुड जॉब नहीं है, ये तो डिपेंड करता है। जैसे बहुत से लोग यही कह देते हैं कि राजनीति बहुत घटिया फील्ड है भाई, हम पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे। बहुत से लोग उसमें से संन्यास ले लेते हैं। बाबुल सुप्रियो ने डिक्लेयर किया कि मैं लूँगा, लिया नहीं पता, लेकिन बहुत से पॉलिटिशियन संन्यास ले जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमने एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ दी भाई, ख़त्म कहानी। लेकिन कईयों के लिए तो वो ज़िंदगी भर का सपना होता है कि मुझे उसमें जाना है। तो ये आप किस एजेस में हैं, किन सोसाइटीज़ में हैं, किस कल्चर, किस नेशन, किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इस पे निर्भर करता है कि भाई गुड जॉब क्या है और बैड जॉब क्या है। आई बात समझ में? जैसे आपने ये बात अक्सर सुनी होगी कि हमारे ख़ानदान में, हमारे परिवारों में, हमारे कुनबों में अच्छा नहीं मनाते कि भाई लड़की बाहर जाए काम करे। कहानी ख़त्म हो गई। इट इज़ नॉट अ गुड जॉब टू वर्क आउटसाइड द होम बिकॉज कम्युनिटी को बुरा लग रहा है। तो फिर वो जॉब, आप काम पे जा रहे हो और सारा समाज शाम को आप वापस आ रहे हो तो आपके बारे में बातें कर रहे हैं, और आप आकर के सवाल कर रहे हो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैं कोई क्राइम करके आई हूँ, आई एम डूइंग अ गुड जॉब। वो कह रहे नहीं भाई, गुड जॉब गुड बैड पता नहीं, घर से बाहर गई हो तो यू आर बैड। तो फिर तुम्हारा करियर का आउटकम तो वहाँ से डिसाइड हुआ।
तो कौन डिसाइड करेगा कि भाई गुड जॉब? उसने कह तो दिया कि ये सब्जेक्ट चुनो तो फिर तुम गुड जॉब में जाओगे। ये उसने कैसे तय कर लिया कि तुम्हारे लिए, क्योंकि जॉब मार्केट मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई है तो वो तुम्हारे लिए गुड जॉब है। लेकिन 3 इडियट में तो हमने एक कैरेक्टर ऐसा देखा था जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना चाहता था, लेकिन उसे हमने इंजीनियरिंग कॉलेज में ठूस रखा था। और अंततः रेंचो ने देखा कि उसकी अच्छी फोटोएं हैं तो उसने वाइल्ड लाइफ नेशनल ज्योग्राफी वालों को भेज दिया, उसको ऑफर भी आ गया। तो उस पर्सन के लिए तो गुड जॉब तो उसकी फोटोग्राफी थी, लेकिन उसके पापा के लिए उसकी गुड जॉब वो बीटेक करके एक एम्प्लॉय जो कि इंजीनियरिंग की सर्विसेज में जाएगा, मतलब इंजीनियरिंग की फील्ड में जाएगा। तो गुड जॉब कैसे हुई गुड जॉब? हु विल डिसाइड द गुड जॉब? आप, फैमिली, कम्युनिटी, सोसाइटी, नेशन, या उस समय की रिक्वायरमेंट? ये भी एक सवाल खड़ा होता है।